हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग करने वाले हैं घटना चक्र का जो इतिहास हो रहा था, प्राचीन भारत का इतिहास, जो बीपीएससी में सर्वाधिक समझिए कि बीपीएससी के लिए है मतलब समग्र रूप से पूछा गया प्रश्न है, उसी पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो घटना चक्र का 25 क्वेश्चन हम कराए थे डिस्कशन। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं 26 के बाद, ठीक है। और इसी तरीके से सारा का सारा डिस्कशन हम कराएंगे, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इसी तरह से आपको साइंस भी हो जाएगा, पॉलिटी भी हो जाएगा, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी सारी चीज़ होगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। इतिहास के अगले कड़ी को हम लोग देखते हैं। आप देखिएगा जितने भी प्रश्न पूछेंगे घटना चक्र में, खास करके बिहार स्पेशल जो बीपीएससी के लिए बनाया गया है, उससे प्रश्न आपको रहेंगे ही रहेंगे। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका अगर आप बीपीएससी का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो इसके पहले ज़रूरी है कि जितना भी प्रीवियस ईयर का प्रश्न पूछा गया है उसको ज़रूर एक बार अध्ययन कर लें। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि प्रश्न का पैटर्न क्या होता है, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहता है पहला क्वेश्चन कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है। कहता है कि इसमें से बताइए बोधि वृक्ष जो है अपने वंश की किस पीढ़ी का है। तो यहाँ पे आंसर हो जाता है, कौन सा हो जाता है, पंचम हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, पंचम हो जाता है। हालांकि अगर बात किया जाए, अगर यहाँ पे आप बात करेंगे तो देखिएगा क्या कहता है कि सबसे पहले, यानी कि अगर बात किया जाए यहाँ पे तो देखिएगा ह्वेनसांग ने एक विवरण दिया था 7वीं शताब्दी में। उसने कहा था कि इस बोधि वृक्ष को शशांक एक शासक था, जो गौड़ वंश का शासक था, उसने क्या किया, उसने बौद्ध वृक्ष को कटवा दिया। उसको बहुत ज़्यादा नफरत था बौद्ध धर्म से, ठीक है। और उसने क्या किया, कटवा दिया। उसके बाद देखिएगा शशांक ने जब इस मूल जो बौद्ध, जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसी बौद्ध यानी कि समझिए कि उस वृक्ष को, पीपल के वृक्ष को क्या किया, कटवा दिया। और ये कहाँ का शासक था, ये बंगाल के गौड़ वंश का शासक था, ठीक है, गौड़ वंश का शासक था। एक चीज़ और देखिए, जब कट गया तो उसके बाद से वहाँ पे 2 बार कहा जा सकता है कि वहाँ पे 2 बार, जहाँ पे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहाँ पे 2 बार क्या हुआ गया, 2 बार वृक्ष को आरोपित किया गया, ठीक है, 2 बार वृक्ष को आरोपित किया गया। लेकिन एक बात और भी था, ये वृक्ष क्या हुआ, नष्ट हो गया, ठीक है, नष्ट हो गया। तो कहा जाता है कि अंतिम में अलेक्जेंडर जो कनिंघम है, कनिंघम ने क्या किया था, इस वृक्ष को लगवाया था, ठीक है। लेकिन एक और भी तथ्य है जिस पे हम लोग बात करेंगे, चलिए हम लोग बात कर ही लेते हैं। एक तथ्य और भी है, कहा जाता है कि अशोक सम्राट ने भी, क्या कहा जाता है कि 2 बार अशोक सम्राट ने इसको क्या किया था, लगवाया था। 2 बार अशोक सम्राट ने इसको क्या किया, लगवाया था। उसके बाद बात कर दिया जाए तो एक बार पुष्यमित्र शुंग ने भी लगवाया था। ये कुछ तथ्य है, कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि ऐसा है। और एक चीज़ और भी है, एक बार अगर बात किया जाए तो एक बार पुष्यमित्र शुंग ने भी लगाया। किसने, पुष्यमित्र शुंग ने। हालांकि पुष्यमित्र शुंग के बारे में पता ही होगा, ये भी बौद्ध लोगों से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता था, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखा जाए तो एक बार पूर्व वर्मा ने भी लगवाया था। एक बार अगर देखा जाए तो पूर्व वर्मा ने भी क्या किया था, इस पेड़ को लगवाया था। अगर बात कर दिया जाए कि अंतिम में बात किया जाए तो फिर कनिंघम के द्वारा ये तथ्य मिलता है कि कनिंघम ने क्या किया था, इसको लगाया था। किसने, कनिंघम ने इसको क्या लगवाया था, इस पेड़ को लगाया था। और ये पता है कनिंघम ने इस पेड़ को कहाँ से लाया था। अशोक सम्राट ने अपने पुत्र और पुत्री को, जैसे महेंद्र और संघमित्रा को, जब बौद्ध समझिए कि शिक्षा देने के लिए और बौद्ध के प्रचार करने के लिए जब उसने सिहली भेजा था, श्रीलंका में भेजा था, तो वहाँ पे उन्होंने ओरिजिनल कह सकते हैं कि जो बौद्ध समझिए कि जो जहाँ पे पीपल वृक्ष है, जहाँ पे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उसको क्या किया था, वहाँ पे जाकर लगाया गया था। और अंतिम में फिर कनिंघम ने वहीं से उसका ट्रांसप्लांट करके वहीं से उस पौधे को लेकर के आया और फिर यहाँ बोध गया में, जहाँ पे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहीं पे लगाया गया है, ठीक है। तो कहा जाता है कि यहाँ पे देखिएगा, जब बोध गया आप जाइएगा तो वहाँ पे
जो बोधि वृक्ष है उसको संरक्षित कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? संरक्षित कर दिया गया है। आपको सिर्फ उसके गिरे हुए पत्तों को छूने का ही अधिकार है और उसे उठाने का ही अधिकार है, इतना ही है। लेकिन एक चीज़ और भी है, एक चीज़ और भी कहता है कि पर्यटन विभाग के जब वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको सस्टम यानी कि 7वीं पीढ़ी का मिलेगा। सस्टम छठी यानी कि सस्टम जो है, सस्टम मतलब छठी, सस्टम पीढ़ी का मिलेगा। इसीलिए पता है आयोग ने क्या किया, आयोग को लगा कि ये विवाद का विषय हो सकता है, इसलिए क्या किया, प्रश्नों को हटा दिया। ठीक है, प्रश्न में आप देखे होंगे, प्रश्न में क्या था, देखिए प्रश्न में कहता है कि पंचम इसका आंसर हो जाता है। लेकिन अगर बात कर दी जाए पर्यटन विभाग का जो ऑफिशियल जो साइट है उसमें क्या दिया, तो उसमें सस्टम दे दिया है, इसलिए उसने क्या किया, इसको हटा दिया गया। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं क्या कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो बहुत ही अच्छा तैयारी हो जाएगी और डिस्कशन तो एकदम बढ़िया होना चाहिए, तो ताकि आप भी इस चीज़ को सीखिए, आप भी करिए। मतलब वो ग्रुप में अगर बैठ रहे हैं 2-4 लोगों के साथ में, ज़्यादा लोगों के साथ में नहीं तो पढ़ाई ख़राब हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें होना चाहिए, आपको अपने अंदर आत्मविश्वास हो जाएगा। कहता है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में क्या किया, आश्रय गृह के रूप में किया है। किसने, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया, तो देखिए आजीवकों ने किया था। किसने, आजीवकों ने किया था। एक बार और बता दूं, अगर देखा जाए तो अशोक सम्राट ने और दशरथ ने, अशोक सम्राट के पौत्र थे, ठीक है, दशरथ, उन्होंने एक तो बराबर के पहाड़ियों में जो गुहाएं बनाई गई थी वो भी आजीवक संप्रदाय को ही सौंप दिया गया, और दूसरा था नागार्जुनी पहाड़ियाँ जिसमें अनेक गुफाएं बनाई गई थी, गुहाएं बनाई थी और वो दशरथ ने निर्माण करवाया था, उसको भी आजीवक संप्रदाय के भिक्षु को क्या कर दिया गया, सौंप दिया गया। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे में देखिएगा ये होता है बराबर की पहाड़ियाँ, ठीक है, बराबर की पहाड़ियाँ, और ये कहाँ पे है, अगर बात कर दिया जाए कि बराबर की पहाड़ियाँ कहाँ पे है तो ये हो जाएगा आपको बिहार में। ठीक है, ये हो जाएगा आपको बिहार में, और यहाँ पे अनेक मतलब जो गुफा है उसका निर्माण करवाया था किसने, अशोक सम्राट ने। जैसे में बराबर की गुहाओं का किसने निर्माण करवाया था, तो देखिएगा इसी अशोक सम्राट ने निर्माण करवाया। ठीक है, किसने निर्माण करवाया, अशोक सम्राट ने इसका निर्माण करवाया। इस तरह से देखिएगा सबसे पहले उसने क्या निर्माण करवाया, तो देखिएगा यहाँ पे उनकी अगर बात कर दिया जाए तो सुदामा गुफा का निर्माण करवाया। क्या निर्माण किया, सुदामा, याद रखिएगा ये सब, सुदामा गुफा का उन्होंने क्या किया, निर्माण करवाया। ठीक है, सुदामा गुफा का। उसके बाद बात कर दिया कर्ण चौपड़ का उन्होंने निर्माण करवाया। किसका, तो कर्ण चौपड़ का उन्होंने क्या किया, कर्ण चौपड़ जो गुफा था उसका उन्होंने क्या किया, निर्माण करवाया। ठीक है, देखिए सुदामा गुफा का निर्माण करवाया, कर्ण चौपड़ गुफा का निर्माण करवाया, किसने, तो अशोक सम्राट ने। उसके बाद देखिएगा विश्व झोपड़ी का निर्माण करवाया। क्या करवाया, विश्व झोपड़ी का निर्माण उन्होंने करवाया था। विश्व झोपड़ी नामक गुहा है, मतलब गुफा है, कंदराओं को काट कर बनाई जाती थी, बहुत ही अच्छे कलाकार थे वहाँ पे। तो देखिएगा अशोक के इस पीरियड में बराबर की पहाड़ियों को के कंदराओं को यानी पहाड़ों को काटकर उन्होंने क्या बनवाया, तो सुदामा गुफा का निर्माण करवाया, कर्ण चौपड़ का निर्माण करवाया और विश्व झोपड़ी का निर्माण करवाया। और ये बराबर की पहाड़ियाँ कहाँ है, तो बिहार में है। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो अशोक सम्राट ने करवाया था। और इसको दान में किसको दे दिया गया, तो आजीवक संप्रदाय के लोगों को दान में दे दिया गया। ठीक है, चलिए दूसरा इसमें महत्वपूर्ण देख लेते हैं। एक है, देख लीजिए, एक है दशरथ ने इसका निर्माण करवाया था, दशरथ ने। और दशरथ किसका, मतलब किसका पौत्र था, तो अशोक सम्राट के पौत्र था। पौत्र मतलब पोता होता है। अशोक सम्राट के क्या था, पौत्र था। अशोक सम्राट के क्या था, पौत्र था। और ये देखिए नागार्जुनी पहाड़ियों में, इसने नागार्जुनी पहाड़ियों में, लिखी लीजिए, नागार्जुनी पहाड़ियों में क्या करता है, गुहाओं का निर्माण करवाता है। और नागार्जुनी पहाड़ियों की अगर बात कर दिया है तो कहाँ है ये, तो ये आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। ये कहाँ हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या निर्माण करवाया, उन्होंने निर्माण करवाया गोपी गुहा का उन्होंने निर्माण करवाया। किसने, दशरथ ने गोपी गुहा का निर्माण करवाया। ठीक है, गोपी गुहा का। और देखिए वडथीका, दूसरा क्या होता है, वडथीका गुहा का निर्माण करवाया। किसका, वडथीका गुहा का निर्माण, वडथुका। उसके बाद देखते हैं कि लोमस ऋषि का गुहा होता है, लोमस ऋषि गुहा का निर्माण करवाता है। ठीक है,
अब देखिए, इस दशरथ ने क्या किया, नागार्जुनी पहाड़ियों में उसके कंदराओं को काट करके क्या करवाया था, गुहा का निर्माण करवाया था। और ये कहाँ पे है नागार्जुनी पहाड़ियाँ, तो पूछा जा सकता है ये हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश में। इसका निर्माण किसने करवाया, तो दशरथ ने करवाया। और दशरथ अशोक का क्या है, पौत्र है, ठीक है। और देखिए उसने गोपी गुहा का मतलब समझिए कि कंदराओं को काट के सबसे सुंदर और सबसे बढ़िया माना जाता है। यानी कि इसमें कला की विशेषताओं को देखेंगे तो बहुत ही, यानी कि सारे के सारे जो विशेषता है इसमें क्या होता है, मौजूद होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए बड़थिका गुहा का निर्माण करवाया किसने, दशरथ ने। उसके बाद देखिए लोमस ऋषि का गुहा का निर्माण करवाया। और ये भी यानी कि दशरथ ने भी सारे चीज़ों को किसको दे दिया, आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को दे दिया रहने के लिए, ठीक है। चलिए अगला हम लोग सवाल पे ध्यान देते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, देखिए ये कहता है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, ठीक है। कहता है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मक्खली गोशाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाता है मक्खली गोशाल हो जाता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे कहता है आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था, तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, मक्खली गोशाल हो जाएगा, ठीक है, मक्खली गोशाल। अच्छा एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे कहा जाता है मक्खली गोशाल जो थे ये महावीर स्वामी जो मतलब जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर हैं महावीर, तो महावीर के ये बहुत ही अच्छे मित्र माने जाते हैं। कौन, मक्खली गोशाल, ठीक है। महावीर के क्या है, मतलब मित्र हैं, ये इनके मित्र हैं। और कहा जाता है कि मक्खली गोशाल का यानी कि महावीर के संप्रदाय से जैन मतलब धर्म से बहुत ही आस्था थी इनको भी। किसको, तो मक्खली गोशाल को। और एक चीज़ और देखते हैं, मक्खली गोशाल को भाग्यवादी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देखिए भाग्यवादी भी कहा जाता है, ठीक है। मक्खली गोशाल को क्या कहा जाता है, मतलब भाग्यवादी भी कहा जाता है, ठीक है। थोड़ा इसी से संबंधित है, हम लोग जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अगर देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे नास्तिक संप्रदायों का उत्पत्ति हुआ था, जिसमें बौद्ध, जैन, बहुत सारे चीज़ें। तो 2-4 चीज़ों को हम लोग जान ले तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ये हो जाता है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे देखा जाता है कि घोर अक्रियावादी, अगर बात कर दी जाए, पूछा जाता है ये सब चीज़ें, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको करा दूँ। घोर अक्रियावादी ये घोर जो अक्रियावादी है इसका संस्थापक कौन था, तो घोर अक्रियावादी का क्या हो जाएगा, पूरन कश्यप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरन कश्यप हो जाएगा, ठीक है। कश्यप भी बोलता है या पूरन कश्यप भी पूछा जा सकता है कि भाई घोर अक्रियावादी का संस्थापक कौन था। जिस तरीके से आपने देखा मक्खली गोशाल के बारे में, उसी तरह से ये घोर अक्रियावादी है, कौन किया, पूरन कश्यप ने किया, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं क्या कहता है, कहता है उच्छेदवादी, उच्छेदवादी या भौतिकवादी, ठीक है। उच्छेदवादी या भौतिकवादी दोनों बात एक ही है। उच्छेदवादी कहें या भौतिकवादी कहें, या क्या हो जाएगा, भौतिकवादी कहें, उच्छेदवादी कहें या भौतिकवादी कहें, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, अजीत केस कम्बलिन। क्या हो जाएगा, अजीत केस कम्बलिन, अजीत केस कम्बलिन हो जाएगा, कम्बलिन हो जाता है, ठीक है। इनके ये संस्थापक थे। यानी कि उच्छेदवादी या भौतिकवादी का अगर संस्थापक कहा जाए तो कौन हो जाएंगे, अजीत केस कम्बलिन हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट और भी देख लेते हैं। देखिए कहता है नित्यवादी, नित्यवादी का कौन संस्थापक रहता है, अगर बात कर दिया तो नित्यवादी का संस्थापक कौन रहता है, नित्यवादी का, तो देखिए नित्यवादी का संस्थापक हो जाए पकुद कचायन, उनका नाम रहता है पकुद कचायन नाम रहता है, कचायन, पकुद कचायन, ये सब पूछा जाता है, ठीक है। ये सब पूछा जाता है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो एक और संप्रदाय है जिसका नाम है संदेहवादी, जिसका नाम क्या है, संदेहवादी, जिसका नाम है संदेहवादी। संदेहवादी को अनिश्चयवादी भी कहा जाता है। संदेहवादी को लिख लेते हैं, अनिश्चयवादी भी कहा जाता है। संदेहवादी को क्या कहा जाता है, अनिश्चयवादी कहा जाता है। इसका संजय बेलट्ठी पुत्र हो जाएंगे संस्थापक। कौन हो जाएंगे, तो संजय बेलट्ठी पुत्र हो जाएंगे संस्थापक, ठीक है। संजय बेलट्ठी पुत्र, ओके, बेलट्ठी पुत्र इसके संस्थापक हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा घोर अक्रियावादी का पूरन कश्यप हो जाते हैं। उच्छेदवादी का जो देखा जाए तो ये अजीत कम्बलिन हो जाते हैं। नित्यवादी की बात किया जाए तो पकुद कचायन हो जाते हैं। उसी तरह संदेहवादी अनिश्चितवादी की बात की जाए तो संजय बेलट्ठी पुत्र होते हैं। उसके बाद बौद्ध धर्म को देखते ही हैं, जैन धर्म को देखते ही हैं, मक्खली गोशाल का जो आजीवक संप्रदाय था उसको भी देख ही रहे हैं। ये सारा चीज़ें आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है,
कहता है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक, कहता है पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन था, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था, तो ये हो जाएगा, कौन हो जाएगा, उदयन हो जाएगा, उदयन हो जाएगा पाटलिपुत्र के संस्थापक। कहा जाता है कि उदयन ने ही राजगिरी से अपनी राजधानी को स्थानांतरित करके कहाँ पे लाया था, तो पाटलिपुत्र में लाया था। कहाँ पे लाया था, पाटलिपुत्र में लाया था। बात किया जाए कि ये पाटलिपुत्र जो है गंगा और सोन नदियों के संगम पर है, गंगा और सोन नदियों के संगम पर है। और इसी पाटलिपुत्र को कुसुमपुरा या कुसुमपुर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसी को कुसुमपुरा या कुसुमपुर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक चीज़ और भी देख लीजिए ताकि मतलब समझिए कि याद रहेगा। देखिए ये जो है, ये जो उदयन की बात जो हो रहा है, ये अजातशत्रु के क्या हो जाएंगे, अजातशत्रु के पुत्र हो जाएंगे, अजातशत्रु को क्या हो जाएंगे, पुत्र हो जाएंगे। और इन्होंने ही यानी कि उदयन ने ही अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी को क्या किया था, प्राप्त किया था। इसीलिए इस व्यक्ति को पितृहंता के नाम से भी, पितृहंता के भी नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और एक चीज़ और भी देखने को मिलेगा, इन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना किया। ये बहुत ही बीबीआई है, बीपीएससी दारोगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और बता देते हैं इनके बारे में। जैसे ये देखा जाए कि कलाशुक यानी कि अगर इस वंश की बात कर दिया जाए तो कौन सा वंश हो जाएगा, ये बृहद्रथ वंश हो जाएगा, बृहदत्त वंश हो जाएगा। और बृहदत्त वंश के अगर संस्थापक के बारे में बात कर दी जाए तो कौन हो जाएगा, बिंबिसार हो जाएगा, बिंबिसार हो जाता है। ठीक है, बिंबिसार हो जाता है। और इन्हीं के पुत्र का नाम था अजातशत्रु, और इन्हीं के अजातशत्रु के बेटा कौन थे, उदयन। और इन्होंने क्या किया था, अपने पुत्र की हत्या किया था। अजातशत्रु ने बिंबिसार की भी हत्या की थी। ठीक है, और एक चीज़ और भी देखिए, जब ये हर्यक वंश का पतन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा शिशुनाग वंश, यहाँ पे देखिए ठीक से, शिशुनाग वंश, उसके बाद आपको नंद होता है, उसके बाद मौर्य वंश होता है। ठीक है, और देखिए तीनों के तीनों ने अपनी राजधानी कहाँ बसाई थी, इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को ही बसाया था। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न क्या कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कहता है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। वही प्रश्न है, बीपीएससी में बार बार घुमा करके पूछता है, इधर से उधर कर देखता है सवाल को, मतलब सवाल का जवाब वही रहता है। क्या रहेगा, कहता है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया, पाटलिपुत्र चयन किया गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका उदयन हो जाएगा, जो मैंने आपको बताया था उसमें। और उदयन को देखिएगा, देखिए ये है आपके हर्यक वंश, हर्यक वंश से प्रश्न मतलब समझिए कि पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, अगर बात कर दिया जाए तो देखिएगा हर्यक वंश के पहले एक बृहद्रथ वंश था, बृहद्रथ वंश। ठीक है, बृहद्रथ वंश। और इसकी चर्चा पता है कि कौन करता है, इसकी चर्चा करता है पुराण। पुराण कहता है कि हर्यक वंश के पहले एक वंश था जिसका नाम था बृहदत्त, लेकिन इतिहासों में इसका कोई चर्चा ज़्यादा नहीं है। और इसी बृहदत्त वंश के संस्थापक बृहदत्त था, और इसी के पुत्र का नाम था जरासंध। ठीक है, तो ये सब ज़्यादा चर्चा वर्चा नहीं मिलता है, लेकिन चर्चा आपको हर्यक वंश यानी कि किसके समय से मिलना शुरू हो जाता है, वो है बिंबिसार। बिंबिसार के समय से मिलना शुरू होता है। उसी का पुत्र का नाम रहता है अजातशत्रु, अजातशत्रु के बेटा का नाम रहता है उदयन। और इसी उदयन ने क्या किया था, पाटलिपुत्र में अपनी क्या की थी, राजधानी स्थापित कर लिया था। हालांकि मगध राज्य के अगर देखा जाए तो मगध का सबसे पहला जो राजधानी था वो राजगिरी या गिरिब्रज था। और यही उदयन ने ही सोन और गंगा के संगम पर क्या कर दिया, मतलब समझिए कि पाटलिपुत्र मतलब नगर का या राजधानी का स्थापना कर दिया। और वहीं से स्थानांतरित करने में सबसे ज़्यादा भूमिका इसी का है, किसका, उदयन का। ठीक है, चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था। देखिए किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, उदयन हो जाएगा। देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बार बार पूछा जाता है बीपीएससी का। ये आप अगर बना के देखिएगा तो देखिए ये सारा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, अधिकतर एग्जाम में आपको मिल जाएगा ये सब सवाल। उसके बाद देखिए कहता है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। देखिए प्रश्न कितना अच्छा है, कहता है कि विश्व का पहला गणतंत्र, क्या कहता है, विश्व का, जब ये बहुत ही बीबीआई है। ठीक है, ये बहुत ही बीबीआई हो जाएगा, ये इतना ज़्यादा बीबीआई है कि बार बार प्रश्न पूछा जाता है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया जाता है। सोच के देखिए, दुनिया पाखंडों में जी रही थी, दुनिया में मानवता नाम का कोई चीज़ नहीं था, दुनिया में राजतंत्र सबसे ज़्यादा मायने रखता था, दुनिया में कबीलाई समाज सबसे ज़्यादा थी। लेकिन हमारे बिहार में अगर बज्जी संघ के बारे में हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे मिलेगा इस विश्व का सबसे पहला गणतंत्र आपको मिलेगा यहीं पे।
हम पूरी दुनिया को गणतंत्र का, लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाले आदमी हैं, और देखिए हम कितने पीछे मतलब चले गए। और यही यही आपको साक्ष्य मिलता है जो वैशाली में देखने को मिलता है। कहा जाता है कि बुद्ध के समय में अगर देखा जाए तो वजी जो गणराज्य था वो बहुत ही बड़ा और बहुत ही शक्तिशाली था। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, लिच्छवी हो जाता है। ये आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाता है लिच्छवी, आंसर हो जाता है। ठीक है, इसको अच्छा से आप लोग करेंगे। लिच्छवी कहता है कि लिच्छवियों ने क्या किया था, ये देखिए, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया। तो लिच्छवियों ने क्या किया था, विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया। किसने, लिच्छवियों ने किया था। और एक चीज़ देखिए, लिच्छवी अगर देखा जाए तो वजी संघ का एक गणराज्य था। अगर वजी की राजधानी की बात कर दिया जाए, अगर आप देखेंगे वजी की राजधानी की अगर बात कर दिया जाए वजी की, तो क्या हो जाएगा, इसका विदेह हो जाएगा और मिथिला इसका राजधानी होता है। वजी, अगर ये वजी देखेंगे तो ये क्या हो जाता है, महाजनपद हो जाता है, महाजनपद। और इसका राजधानी क्या होता है, विदेह, या ये कह सकते हैं मिथिला का क्षेत्र में है, मिथिला इसका राजधानी होता है। और ये देखिए, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली को माना गया। और बुद्ध के समय में कहा गया है कि ये जो लिच्छवी है मतलब यहाँ पे ये समझिए कि सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली गणराज्य है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग प्रश्न आते हैं। कहता है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी है। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी है, तो क्या हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या कहता है, मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या है, राजगिरी हो जाएगा या गिरिब्रज हो जाएगा, या आप दे सकते हैं इसे गिरिब्रज भी हो जाता है। ठीक है, देखिए उदयन ने क्या किया, गंगा और सोन के संगम पे पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किया, जिसको कुसुमपुर के नाम से भी जानते हैं। और उसी ने राजगिरी से क्या किया, राजगिरी से अपनी राजधानी को परिवर्तित करके पाटलिपुत्र लाया। ठीक है, पाटलिपुत्र लाया कौन, तो उदयन ले लाया, उदयन ने। और उदयन कहाँ का था, तो हर्यक वंश का सम्राट था। हर्यक वंश का क्या था, सम्राट था। ठीक है, हर्यक वंश का सम्राट था ये। और कहा जाता है कि हर्यक वंश के सम्राट या हर्यक वंश के संस्थापक के रूप में किसको माना जाता है, तो हर्यक वंश के सम्राटों के संस्थापक के रूप में देखिएगा तो इसको मतलब बिंबिसार को माना जाता है, बिंबिसार को। ठीक है, बिंबिसार को, बिंदुसार को नहीं। देखिए बिंदुसार होते हैं, बिंदुसार की अगर बात कर दिया जाए तो मौर्य वंश के सम्राट रहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम रहता है बिंदुसार, और बिंबिसार रहता है हर्यक वंश के। देखिए एक चीज़ और इसमें कहानी थोड़ा सा अगर हो जाए तो समझिए कि आपको जल्दी याद जाएगा। कहा जाता है कि जब एक समय था कि चाणक्य ने अपने शिष्य को, चंद्रगुप्त मौर्य को हमेशा जहर खिलाते थे। बचपन से ही जब भी उनको खरीदा उन्होंने, तो उसी समय से खिलाते खिलाते उस आदमी को सयान कर दिया। तो क्या होता था कि इनका जो भोजन था, जब सम्राट बन गए चंद्रगुप्त मौर्य, तो इनका भोजन चाणक्य के राज कक्ष से ही जाया करता था। तो उनकी पत्नी भी थी वहीं पे, तो खाना जब खा करके जब उठे तो उनकी पत्नी हुई खाना खाने लगी, तब तक पता चला कि वो बेहोश हो गई। तो राज दरबार के रहने वाले लोग तुरंत जा कर के खबर देते हैं चाणक्य को। तो चाणक्य तुरंत आते हैं और पता चलता है कि उसके खाने में जहर होता है। तो तुरंत क्या करते हैं कि मतलब समझिए कि उनकी जो वाइफ रहती है वो प्रेग्नेंट रहती है। तब तक क्या होता है कि बच्चे के शरीर पर इतना ज़्यादा असर हो जाता है कि काला काला बुंदा हो जाता है। और कहा जाता है कि चाणक्य ने उस महिला का पेट फाड़ करके उस बच्चे को क्या किया, निकाला। इसका मतलब था कि चाणक्य चिकित्सा के क्षेत्र में भी अच्छी जानकारी रखते थे। और तब तक उस जहर का असर पूरे शरीर में काला काला बुंदा हो गया, और इसी बुंदा की वजह से उस व्यक्ति का नाम क्या हुआ, बिंदुसार पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है, बिंदुसार हो जाएगा मौर्य वंश के सम्राट और बिंबिसार हो जाएगा हर्यक वंश के सम्राट। ठीक है, तो ये क्या होता है, राजगिरी हो जाता है इसका, ये क्या हो जाएगा, राजगिरी हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ जरा सोचने वाली बात है। कहा जाता है कि अगर हम लोग बृहदत्त वंश की अगर बात करेंगे, बृहदत्त वंश यानी कि कहा जाता है, कुछ पुराणों में ये बात लिखा गया है कि बृहदत्त वंश यानी कि हर्यक वंश के पहले की एक वंश था। तो बृहदत्त वंश की अगर बात, चलिए अगला हम देख लेते हैं। अगर हम लोग बृहदत्त वंश की बात करें तो यहाँ का एक सम्राट था जिसका नाम था जरासंघ, जरासंघ नाम था। और इसी ने क्या किया था, राजगिरी का स्थापना किया था, राजगिरी का स्थापना किया था। और ये बातें किस में लिखा हुआ है, पुराण में लिखा गया है, लेकिन इतिहास इसको स्वीकार नहीं करता। ठीक है, चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं क्या कहते हैं। कहता है कि अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था, अजात शत्रु का वंश का क्या नाम था, तो हर्यक वंश हो जाता है। क्या हो जाता है, हर्यक वंश हो जाता है। और हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो यही बिंबिसार था। ठीक है, बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार था। और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, राजगिरी में बनाई। ठीक है, राजगिरी में बनाई। और ये बहुत ही प्रसिद्ध होते हैं,
मतलब हर्यक वंश के संस्थापनों में बहुत ही प्रसिद्ध होते हैं और कहा जाता है कि इनका संबंध बुद्ध से भी था। कहा जाता है कि बिंबिसार बुद्ध के एक अच्छे मित्र थे। क्या थे? एक अच्छे मित्र थे। एक समय ऐसा हुआ कि बुद्ध को जान पे आ गई थी, यानी कि उनका खतरा बढ़ गया था। वहाँ के लोगों से मगध में कुछ ऐसे पाखंडी थे जो ब्राह्मण, कुछ ऐसे जाति के जो लोग थे उनका जान लेना चाहते थे, और यही बिंबिसार के वजह से ही उनका जान बच गया। ठीक है, और बहुत ही अच्छे मित्रवत संबंध था किनके बीच में? बुद्ध के बीच में बिंबिसार का। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। कहता है सैड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? कहता है कि सैड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया था? सैड्रोकोटस की बात है, इसमें किसने किया था? तो ये जरा सोचिए। इसकी अगर देखा जाए आंसर तो ये हो जाएगा विलियम जोन्स के द्वारा ये होता है। एक चीज़ यहाँ पे देखते हैं 1793 ईस्वी में, देखिएगा 1793 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में किया था विलियम जोन्स ने, और इसी के सामने उन्होंने स्वीकार किया, यानी 1793 में एशियाटिक सोसाइटी को ये बताया, किसने? विलियम जोन्स ने बताया कि ये जो सैड्रोकोटस जो नाम है ये चंद्रगुप्त मौर्य का ही नाम है। किसका नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य का ही नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा और भी देख लिया जाए तो चलेगा। कहता है स्ट्रैबो एरियन, देखिए स्ट्रैबो, उसके बाद एरियन और उसके बाद जस्टिन। अगर जस्टिन की बात कर दिया जाए तो इन लोगों ने भी क्या किया है? इसका उल्लेख किया है। किसका? सैड्रोकोटस का उन्होंने उल्लेख किया है। और विलियम जोन्स ने ये बताया, किसको? एशियाटिक सोसाइटी को ये बताया। किसने? विलियम जोन्स को। कब बताया? 1793 में। इसने ये बताया कि ये सारा का सारा जो नाम है किसका नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है। ठीक है, किसका नाम है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है। अगर बात कर दिया जाए एशियाटिक सोसाइटी की, तो देखिएगा 1786 ईस्वी में इसकी स्थापना होता है। किसका? एशियाटिक सोसाइटी की। और उस समय बंगाल का गवर्नर कौन रहता है? वारेन हेस्टिंग्स रहता है। ठीक है, उस समय अगर बंगाल का गवर्नर की बात कर दिया जाए तो कौन रहता है? वारेन हेस्टिंग्स रहता है। कौन रहता है? वारेन हेस्टिंग्स रहता है। ठीक है, ये सब याद रखिए, पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया ये सब प्रश्न, इसलिए थोड़ा सा हम करा दे रहे हैं ताकि आप लोगों को भी याद रहे। आप लोग फटाफट देखते जाइए और समझते जाइए। ठीक है, कहता है कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? कहता है कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अगर बात कर दी जाए यहाँ पे कि ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा कब मतलब पढ़ा था इन्होंने तो देखिए इसका नाम होता है जेम्स प्रिंसेप। क्या नाम रहता है? जेम्स प्रिंसेप। और एक चीज़ और भी बताते हैं, जेम्स प्रिंसेप ने कब पढ़ा था इसको? तो देखिएगा 1837 ईस्वी में क्या किया था? इसको पढ़ा था। और पढ़ा था कब? ये देखिए दिल्ली टोपरा जो स्तंभलेख था, दिल्ली टोपरा, जिसको फिरोज शाह तुगलक ने क्या मंगा के रखा? दिल्ली में मंगाया। तो कहा जाता है कि जेम्स प्रिंसेप ने एक व्यक्ति जिसका नाम था तिष्य, ठीक है, तिष्य नाम था। ठीक है, इसका संबंध उन्होंने ये रख दिया कि ये महावंश और दीपवंश में जो लिखा हुआ है, यानी कि ये श्रीलंका के राजा से संबंध रखता है। लेकिन एक चीज़ और भी बताते हैं, महावंश और दीपवंश में ये उल्लेख किया गया कि नहीं, अशोक सम्राट का नाम ही क्या था? मतलब 30 से ही उसका तादात्म्य लगाया गया। किसका? तो महावंश और दीपवंश में। ठीक है, और इसको जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया था? पढ़ा था। और एक चीज़ और भी देखा जाता है, यहाँ पे कहा जाता है कि 1915 में एक मास्की जो अभिलेख मिलता है, मास्की जो कर्नाटक में मिलता है, मास्की, इसी में इनका नाम क्या रहता है? अशोक रहता है। और यहाँ पे इसको पढ़ लिया गया। ठीक है, यहाँ से इसको पढ़ लिया गया। इस तरीके से क्या होता है? पुष्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। कब पढ़ा? 1837 से पढ़ा। ठीक है, और दीपवंश महावंश में थोड़ा सा कन्फ्यूजन को हो गया था कि लगा कि नहीं, ये राजा भारत का नहीं है, श्रीलंका का है, सिंहली है। लेकिन जब दीपवंश और महावंश इन्होंने पढ़ा तब पता चला कि अच्छा, ये जो नाम जो हम देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, ये अशोक सम्राट का ही नाम है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें उल्लेख कहाँ मिलता है? यानी कि जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ा 1837 में। ठीक है, और इसको पढ़ने की अगर बात कर दिया जाए तो देखिएगा जो दिल्ली टोपरा का अभिलेख है, उसमें जो शिलालेख जो मिलता है वहाँ पे, उसी को इन्होंने क्या किया था? पढ़ा था। सबसे पहले पढ़ने का इन्हीं को अवसर मिला था और इन्होंने पढ़ा सफल रूप से। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम क्या हो जाएगा? इंडिका नाम हो जाएगा। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा? इंडिका नाम रहेगा। ठीक है, इंडिका। और इस चीज़ आपको बताते हैं, यहाँ पे देखिएगा ये सेल्यूकस निकेटर के क्या थे? राजदूत थे। अगर बात किया जाए यहाँ पे
तो देखिएगा ये सेल्यूकस प्रथम निकेटर के क्या थे, निकेटर के क्या थे, ये राजदूत थे। कौन? तो मेगास्थनीज। एक चीज़ देखा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में और ये सेल्यूकस के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हो गया था। तो दोनों के बीच में एक संधि हो गई और कहा जाता है कि ये प्राचीन भारत के इतिहास में पहला अंतर्देशीय संधि है, ठीक है। और उसी संधि में सेल्यूकस ने अपने राजदूत को कहाँ भेजा था, पाटलिपुत्र में भेजा था। और पाटलिपुत्र में जब यहाँ पे आए तो उन्होंने एक इंडिका पुस्तक ग्रंथों का मतलब ग्रंथ लिखा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब भी प्रश्न पूछा जाता है, जब भी आप मौर्य वंश को पढ़ते हैं और इंडिका ना पढ़े तो फिर पूर्ण नहीं हो पाता, और मौर्य वंश पढ़े और चाणक्य का अर्थशास्त्र ना पढ़े तो पूरा पूर्ण नहीं हो पाता, ठीक है। उसी तरह से मेगास्थनीज के पुस्तक में क्या क्या लिखा गया है, इससे प्रश्न आते हैं। तो थोड़ा सा हम आपको जानकारी दे देते हैं। तो ये इंडिका होता है और इंडिका की रचना किसने किया, मेगास्थनीज ने किया, ठीक है, मेगास्थनीज ने किया। और बात कर दी जाए तो पाटलिपुत्रा में इन्होंने कब आया, तो 304 से 299 बीसी के बीच में, बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसापुर की बात हो रही है। 304 से लेकर 299 बीसी में क्या होता है, ये पाटलिपुत्र में निवास करते हैं। और इन्होंने क्या देखा, जैसे होता है कि कोई भी राजदूत हमारे देश में आता है तो देखिएगा जहाँ राजधानी होता है वहीं पे घुमाया जाता है, और जो उसने देखा वहीं लिखा। तो वही हाल होता है सेल्यूकस निकेटर के जो राजदूत होते हैं मेगास्थनीज, ये पाटलिपुत्र ही आते हैं। और पाटलिपुत्र में जो समझिए कि राजा महाराजा के महलों के बाहर कहाँ कोई घूम पाता है, तो घूम भी नहीं पाया। जहाँ उसके अगल बगल में दिखाई दिया उसी को उन्होंने सत्य मान लिया, उसी को उन्होंने लिख डाला, ठीक है। तो उन्होंने क्या क्या चर्चा किया इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए इसके बारे में कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने सैड्रोकोटस कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने सैड्रोकोटस कहा। क्या कहा, तो सैड्रोकोटस कहा। आप लोग भी थोड़ा सा लिख लीजिएगा, सैड्रोकोटस कहा। किसको, तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने क्या कहा, चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने सैड्रोकोटस कहा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने क्या कहा, सैड्रोकोटस कहा। और सबसे बड़ी बात ही जो बहुत भिभी है, नगर प्रशासन के बारे में उन्होंने उल्लेख किया। नगर प्रशासन के बारे में उन्होंने क्या किया था, बात किया जाए कि नगर प्रशासन के बारे में उन्होंने उल्लेख किया और कहा कि 6 समितियों के द्वारा जो 5-5 सदस्य होते हैं, 5-5 सदस्य, उन्हीं के द्वारा ये नगर प्रशासन का क्या क्रियान्वयन किया जाता है, ठीक है, क्रियान्वयन किया जाता है। और एक चीज़ और भी बताते हैं, उन्होंने उत्तरापथ का वर्णन किया है। जैसे उत्तरापथ की अगर राजधानी की बात कर दी जाए तो तक्षशिला हो जाएगा। उत्तरापथ का क्या किया है उन्होंने, देखिए उत्तरापथ का वर्णन किया है। इसका राजधानी की अगर बात कर दी जाए तो क्या हो जाएगा, तक्षशिला हो जाएगा, ठीक है, तक्षशिला हो जाएगा। और यहाँ पे देखें तो कहा जाता है कि जब ये घूम रहे थे, मतलब समझिए कि पाटलिपुत्रा में, तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे 7 जाति ही निवास करते हैं। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो अगर इंडिका की बात करी जाए तो मेगास्थनीज ने भारत में 7 जातियों का वर्णन किया है। कितना, 7 जातियों का वर्णन किया है। और 7 जातियों में देखा जाए तो इन्होंने ये बताया कि सबसे ज़्यादा भारत में दार्शनिक निवास करते हैं। सबसे ज़्यादा कौन निवास करते हैं, तो दार्शनिक निवास करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखा जाता है कि उन्होंने कहा कि नहीं, भारत में दास प्रथा है ही नहीं। क्या है, ये इंडिका में मेगास्थनीज ने कहा कि भारत में दास प्रथा नहीं है। क्या है, तो यहाँ पे देखिएगा दास प्रथा नहीं है। और उसने एक और भी गलती कर दी, चलिए देख लेते हैं क्योंकि पूछा जाता है। उसने ये कहा कि भारत के लोग लेखन कला नहीं जानते थे। लेखन कला क्या है, नहीं है। किसने कहा, मेगास्थनीज ने कहा कि लेखन कला नहीं है। और एक चीज़ और भी कहा, उसने कहा कि भारत में अकाल नहीं पढ़ते। उस समय पाटलिपुत्र का अगर देखा जाए तो कहता है कि उन्होंने ये कहा कि अकाल नहीं पढ़ते। लेकिन एक चीज़ और बताते हैं, अकाल नहीं पढ़ते। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को सबसे ज़्यादा दुख हो गया जब मगध में 12 साल का भयंकर अकाल पड़ गया। तो वहाँ के क्या कर दिए, अपने पुत्र के मतलब समझिए कि उनको अपना गद्दी सौंप दिए और वो दुखी होकर के दक्षिण भारत चले आते हैं, श्रवणबेलगोला, और जैन धर्म को अपना लेते हैं। और सलेखना और संथारा विधि से खुद को अपना उपवास करके क्या करते हैं, मतलब मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अकाल नहीं पढ़ते, ये किसने लिखा, मेगास्थनीज ने लिखा। मेगास्थनीज की बातें हैं ये सब चीज़ें। एक चीज़ और भी देख लें, उन्होंने कहा कि जो राजस्व लिए जाते थे उस समय, अगर राजस्व की बात कर दिया जाए तो कहा जाता है कि 1/4 भाग ही लिया जाता है।
किसने? मेगास्थनीज ने कहा कि 1/4 भाग लिया जाता है। लेकिन अगर बात करते हैं चाणक्य का, तो चाणक्य ने कहता है कि नहीं, 1/6 का इन्होंने वर्णन किया, 1/6 भाग का वर्णन किया है। ठीक है, 1/6 भाग का वर्णन किया। एक चीज़ और भी है, इन्होंने कहा, मेगास्थनीज ने कहा कि अगर कोई आदमी कर का चोरी करता है तो उसको मृत्यु दंड दिया जाता था, उन्होंने इंडिका में लिखा। और उसने सबसे बड़ी जो बहुत भीबियाई है, उन्होंने देखिएगा जो पाटलिपुत्र का जो राज प्रसाद है, यानी कि लकड़ी का बना हुआ जो राज्य प्रसाद है, उसके बारे में उन्होंने क्या किया? राज्य प्रसाद के बारे में क्या किया? वर्णन किया। इतना बहुत सारा है, कितना मतलब ये किया जब बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। देखिए प्रश्न वही है, क्या कहता है? इंडिका का लेखक कौन है? तो कौन हो जाएगा? ये मेगास्थनीज हो जाता है। ठीक है, मेगास्थनीज हो जाता है। उसके बाद देखिएगा प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि मेगास्थनीज दूत किसका था? मेगास्थनीज दूत किसका था? तो सेल्यूकस का। सेल्यूकस प्रथम निकेटर का था। सेल्यूकस प्रथम निकेटर का था। ठीक है, कहता है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट कौन हो जाएगा? अगर बात कर दिया जाए यहाँ पे, तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन हो जाता है? ये देखिएगा, अंतिम मौर्य सम्राट कौन हो जाएगा? तो बृहदत्त हो जाएगा। क्या हो जाता है? अगर बात कर दिया जाए यहाँ पे, तो बृहदत्त इसका अंतिम मौर्य सम्राट होता है। और इसी का एक सेनापति रहता है जिसका नाम रहता है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग रहता है। और यह एक ब्राह्मण सेनापति रहता है। और कहा जाता है कि इसने इस राजा की हत्या करके एक वंश यानी कि पुष्यमित्र यानी कि शुंग वंश की स्थापना कर दी। शुंग वंश की क्या कर दिया? स्थापना कर दिया। और इसको सबसे ज़्यादा दुख इसलिए था क्योंकि अशोक सम्राट ने कहा था कि सभी प्रजा मेरी संतान है, और सभी प्रजा मेरी संतान है। इसका मतलब ब्राह्मणों को भी ये बात बोल दिया कि ये लोग भी सारे क्या है? मेरे संतान है। एक शूद्र कहने का मतलब है, एक शूद्र राजा ये बात बोले, इनको रास नहीं आया। और यही वजह था कि पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया? ब्राह्मण वंश की स्थापना कर दी। और इस वंश ने बौद्ध धर्म को भी नष्ट करने में बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया। ठीक है, तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? क्या कहता है? 16 कहता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखिए, कहता है किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां का वर्णन किया गया है? ये क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिएगा, ये हो जाता है जूनागढ़ का अभिलेख। रुद्रदामन की अगर बात कर दिया जाए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? जूनागढ़ का अभिलेख हो जाता है। ठीक है, जूनागढ़ का अभिलेख ये हो जाता है, जूनागढ़ का अभिलेख हो जाएगा। चलिए जूनागढ़ के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। देखिए जूनागढ़ के अभिलेख की अगर बात कर दी जाए, तो ये जूनागढ़ का अभिलेख कहाँ मिलेगा? तो देखिए ये जूनागढ़ की अभिलेख की अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो देखिएगा ये जो क्षेत्र है ना, ये गुजरात में मिलता है। गुजरात में हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो बात होता है रुद्रदामन का, तो ये रुद्रदामन कौन होता है? एक शक शासक होता है। कौन होता है? शक शासक। और देखिएगा इसी जूनागढ़ में 4 सम्राटों का वर्णन किया गया है। कितने सम्राट का? तो 4 सम्राट का वर्णन किया गया है। तो बात करें 4 सम्राट ने क्या किया था, तो देखिएगा जब सुदर्शन झील का निर्माण हो रहा था, इन्हीं सब लोगों ने इसमें पुनर्निर्माण का काम किया। तो सबसे पहले जिस सम्राट का नाम आता है वो नाम आता है चंद्रगुप्त का। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने ही इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, और इसका उल्लेख आपको जूनागढ़ में किया गया। दूसरा बात करते हैं, दूसरा सम्राट कौन रहता है? तो दूसरा सम्राट रहता है अशोक सम्राट। दूसरा कौन रहता है? अशोक सम्राट रहता है। ठीक है, और बात कर दिया तीसरा का, तो तीसरा खुद ये रुद्रदामन रहता है। और चौथा की अगर बात कर दिया जाए तो वो हो जाएगा स्कंदगुप्त ये हो जाता है। ये 4 सम्राट हैं जिनका जूनागढ़ अभिलेख में वर्णन किया गया है। और जूनागढ़ की अगर बात करें तो ये गुजरात में मिलेगा। और रुद्रदामन की अगर बात करें तो ये शक शासक है, और इसमें 4 सम्राटों का वर्णन किया गया है। और सुदर्शन झील से संबंधित इसमें क्या किया गया है? बात किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा। और कहा जाता है कि यह संस्कृत का सबसे प्राचीन क्या है? ये अभिलेख है संस्कृत का सबसे, कहा जाए तो ये संस्कृत का सबसे प्राचीन क्या है? सबसे प्राचीन मतलब अभिलेख हो जाएगा। ठीक है, सबसे प्राचीन अभिलेख हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कहता है।
कहता है कि निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति क्या था, भारी झुकाव था। किसका झुकाव था, भारी झुकाव किसके प्रति था। अगर यहाँ पे बात कर दी जाए तो किसके प्रति हो जाता है, तो ये देखिएगा खारवेल हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये खारवेल हो जाता है, खारवेल। अगर खारवेल की बात कर दी जाए यहाँ पे तो देखिएगा ये खारवेल हो जाता है। कहता है कि कलिंग का जो चेदी वंश था, किसका, कलिंग का जो चेदी वंश था, चेदी वंश। अगर बात करें कलिंग का तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो उड़ीसा के क्षेत्र में पड़ता है। कहाँ, उड़ीसा के क्षेत्र में। और कलिंग का जो खारवेल था, ठीक है, जिसका एक अभिलेख मिलता है जिसको बोलते हैं हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख। और एक चीज़ बताते हैं, अभिलेख एकमात्र ही अभिलेख है जिससे कलिंग के छेदी वंशों के बारे में क्या मिलता है, इसके बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है, इसके बारे में क्या मिलता है, जानकारी मिलता है। और इनका संबंध ये कहा जाता है कि छेदी वंश के जो लोग थे, छेदी वंश के जो सम्राट थे, ये किस धर्म को अपनाए थे, तो जैन धर्म को। ठीक है, किस धर्म को अपनाए थे, तो जैन धर्म को। ठीक है, इतना तो जानकारी हो गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसका। देखिए अभी हमारा जो सेशन चल रहा है, हम चाहते हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जो भी हो सब बेहतर से बेहतर कराया जाए। और इसको अच्छा से आप करिए, आप पढ़िए, थोड़ा सा किताब का भी अध्ययन करिए और रिवाइज जितना हो सके रिवाइज करिए, क्योंकि अभी टाइम सिर्फ रिवाइज का ही है। ठीक है, कहता है कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था किससे, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा, ई आंसर हो जाता है। देखिए ये आपका चेदी हो जाएगा। देखिए महामेघवाहन वंश हो जाएगा और चेदी वंश हो जाएगा। कहा जाता है कि चेदी वंश का संस्थापक कौन था, महामेघवाहन था। ठीक है, कौन हो जाएगा, महामेघवाहन हो जाता है। चेदी वंश का संस्थापक क्या हो जाता है, महामेघवाहन हो जाता है। और मात्र एक अभिलेख है जिसका नाम है हाथी गुफा अभिलेख। ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख है जिससे मात्र एक ही अभिलेख है जिससे क्या मिलती है, इससे मात्र एक ही अभिलेख है जो जानकारी का स्रोत है और जानकारी देता है। ठीक है, किसके बारे में, तो कलिंग की बात किया जाए और चेदी वंश के बारे में कहा जाए तो इनके बारे में इसका वर्णन यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए, कहता है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो कहता है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, प्राचीन भारत का नेपोलियन कौन हो जाएगा, समुद्रगुप्त हो जाता है। कौन हो जाता है, समुद्रगुप्त हो जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, कविराज के नाम से भी जानते हैं। समुद्रगुप्त को क्या बोलते हैं, कविराज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और कहा जाता है कि ये नेपोलियन किसने कहा था। अगर बात कर दी जाए कि भाई समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था, तो देखिएगा इसको स्मिथ ने कहा था। ठीक है, इसको नेपोलियन किसने कहा था, तो स्मिथ ने कहा था। ठीक है, इसको नेपोलियन किसने कहा, तो स्मिथ ने कहा। अगर बात करिए कि समुद्रगुप्त किसका पुत्र है, तो देखिएगा ये चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र हो जाएगा। और इसी समुद्रगुप्त का पुत्र का नाम होता है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी बोलते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। कहा जाता है कि समुद्रगुप्त का एक जो सिक्का है उसमें बीना बजाते हुए चित्रांकन किया गया है। कौन सा, तो बीना बजाते हुए। बहुत बड़ा प्रश्न पूछा गया है, बीना बजाते हुए इसका चित्रांकन किया गया। किस पे, तो सिक्कों पे किया गया। ठीक है, सिक्कों पे किया गया। थोड़ा सा और जान लेते हैं तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए नया पेज एक ले लेते हैं। उसके बाद देखिएगा इस व्यक्ति को सिक्कों पे कहा गया और इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे एक है, यानी कि अगर इसको देखा जाए तो देखिए प्रयाग प्रशस्ति का, देखिएगा यहाँ पे प्रयाग प्रशस्ति का क्या हो जाएगा, ये देखिए प्रयाग प्रशस्ति का अभिलेख हो जाएगा। ठीक है, जिसको किसने लिखा था, हरिसेन ने लिखा था। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति के बारे में कहा जाता है किसने किया था, तो हरिसेन ने लिखा था। किसने लिखा था, हरिसेन ने लिखा था। ठीक है, इसका लेखक कौन था, तो हरिसेन था। और ये कहा जाता है कि समुद्रगुप्त के विजयों के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति में क्या लिखा गया, तो देखिएगा समुद्रगुप्त जो रहता है उसके विजय के बारे में क्या किया गया है, इसके विजय के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, और ये किसने किया है, तो हरिसेन ने किया है। ठीक है, हरिसेन ने किया। और एक चीज़ और भी दिखती है, यहाँ पे कहा जाता है कि दक्षिणापथ के 12, यानी कि देखिए दक्षिणापथ के यानी कि दक्षिण भारत में उसने 12 सम्राटों को हरा दिया। और उसने हराने के बाद उसने 3 नीतियाँ अपनाई। 3 नीतियाँ कौन कौन सी हो जाएगी, तो ये देखिए 3 नीतियों की बात कर दी जाए तो एक होता है ग्रहण, और दूसरा की बात कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। और तीसरा की अगर बात कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, अनुग्रह हो जाएगा। ये 3 नीतियाँ अपनाते हैं यानी कि दक्षिण भारत में
कहा जाता है 12 सम्राटों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हुनों को पराजित किया तो कौन हो जाएगा? स्कंदगुप्त हो जाएगा। क्या हो जाता है इसका अगर आंसर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? हुनों का आक्रमण में सबसे पहले नाम अगर आता है तो देखिएगा स्कंदगुप्त हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त हो जाता है। हुनों का पहला आक्रमण, यानी कि देखिएगा हुनों का पहला आक्रमण किसके समय में हुआ? स्कंदगुप्त के समय में हुआ। और बहुत बार प्रश्न इसको पूछा गया, बहुत बार प्रश्न क्या किया गया? पूछा गया है। कहता है कि हुनों का आक्रमण किसके समय में हुआ? किसके समय में हुआ? तो क्या इसकी मतलब किसने किया था? तो स्कंदगुप्त ने किया था। अगर बात कर दिया जाए स्कंदगुप्त की, माने हुनों की जो सफलता मिली ये कहाँ से मिलता है, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलता है? तो देखिएगा स्कंदगुप्त के बारे में अगर देखा जाए तो ये जूनागढ़ का अभिलेख जो है, ये जूनागढ़ का जो अभिलेख है उसी से इसका उल्लेख मिलता है। और जूनागढ़ अभिलेख में ये भी कहा गया है कि स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का क्या किया? सुदर्शन झील का क्या किया? पुनर्निर्माण करवाया था। किसने? तो स्कंदगुप्त ने। ठीक है, स्कंदगुप्त ने। और एक चीज़ और यहाँ पे देखा जाता है इसी स्कंदगुप्त को शक्रादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या कहा जाता है? शक्रादित्य। पूछा जाता है ये क्वेश्चन, शक्रादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, शक्रादित्य के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है, शक्रादित्य के नाम से। और ये देखिएगा इसने अगर अपनी राजधानी की बात कर दी जाए तो इसने अपनी राजधानी अयोध्या को बनाया था, क्योंकि प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे अच्छा होगा। और ये हुनों का जो आक्रमण है, जो पहला आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कहता है कि किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है? किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है? तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा? बिना जोती हुई जंगली भूमि जो है, बिना जोती हुई जो जंगली भूमि है उसी को कहा गया। ठीक है, बिना जोती हुई जंगली जो भूमि है उसी को क्या कहा गया? अपरहत कहा गया। ठीक है, बिना जोती हुई जंगली भूमि को। तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लें, यहाँ से प्रश्न आता है। ठीक है, यहाँ देखिए बिना जोती हुई भूमि को अगर पूछ देता है आपसे, अगर ये पूछ दे तो अपरहत क्या हो जाएगा? तो जंगली भूमि हो जाएगा। अगर बात कर दिया जाए क्षेत्र का मतलब क्या होता है? जब गुप्त वंश पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा, खेती के लिए उपयुक्त भूमि जो होता है उससे क्षेत्र कहा जाता है। क्षेत्र किसको कहा जाता है? खेती के लिए उपयुक्त भूमि को, यानी कि खेती के लिए उपयुक्त भूमि को कहा जाता है। के लिए उपयुक्त जो भूमि होता है, उपयुक्त जो भूमि है उसी को कहा जाता है। ये पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है, क्षेत्र किसको कहा गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा अगर वास्तु का बात कर दिया जाए, वास्तु का पूछा जाता है जहाँ पे वास करने योग्य हो, यानी कि वास करने योग्य हो उस भूमि को हम लोग बोलते हैं क्या? वास्तु। ठीक है, और यहाँ पे देखिए खील जो भूमि है, क्या है? खील क्या कहता है? जो भूमि जोती नहीं जा सकती। खील का मतलब है जो भूमि जोती नहीं, यानी कि जो भूमि क्या जोती नहीं जा सकती, जो भूमि जोती नहीं जा सकती, यानी कि जिसका जुताई न किया गया हो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं चारागाह की अगर बात कर दें तो यहाँ पे देखिए पशु को चराने योग्य भूमि को ही चारागाह बोला गया है। ठीक है, पशु को चराने योग्य भूमि को ही चारागाह कहा गया है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि चीनी यात्री शुंगयुन ने भारत की यात्रा की थी। कब किया था? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। लगभग इसके बारे में कहा जाता है 1518 ईस्वी में ये भारत आते हैं। ठीक है, 1500। और ये बौद्ध शिक्षा से संबंधित ये ग्रहण, यानी कि शिक्षा ज्ञान करने के उद्देश्य से ही यहाँ पे सारे लोग आते हैं, क्योंकि जितना भी बौद्ध भिक्षु आते हैं सबको बौद्ध की मतलब बौद्ध जो शिक्षा है, बौद्ध की जो दर्शन है, बौद्ध का जो समझिए कि नियम है, जो संविधान है, उसी के बारे में जानने की इच्छा ये लोग रखते हैं। कहता है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ह्वेनसांग हो जाएगा। क्या हो जाता है? ह्वेनसांग हो जाएगा। और देखिएगा ह्वेनसांग का ग्रंथ का अगर बात किया जाए तो अगर विवरण की अगर यहाँ पे देखा जाए तो इनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है सी यू की। क्या नाम है? सी यू की नाम है। ठीक है, ह्वेनसांग ने जो यात्रा, जैसे मान कि भारत आने के बाद जो उन्होंने यात्रा विवरण दिया, जिस ग्रंथ की उसने रचना की, उसी का नाम था सी यू की। और बात कर दिया जाए फायान का, तो फायान किसके समय में आया? तो ये देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। ये किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था यहाँ पे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। और एक चीज़ देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जब फायान यहाँ पे आया तो देखिएगा फायान पता है क्या किया? मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहता है। यानी कि फायान जब यहाँ पे आया था तो यहाँ पे देखिएगा मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहता है। किसको
कहता है, मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहता है। ठीक है, तो ये होता है। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा आया? तो ह्वेनसांग आता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन आता है? तो फायान आता है। ह्वेनसांग की अगर बात करें तो इसने एक ग्रंथ लिखी थी जिसका नाम था सयूकी। अगर बात कर दिया फायान का, तो फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया है, जिसको विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, और इसने मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं। कहता है कि कलहन की पुस्तक का क्या नाम है? क्या कहता है? कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो यहाँ पे देखिए क्या नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा राजतरंगिणी। ठीक है, कलहन की पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा? ये राजतरंगिणी हो जाएगा। ठीक है, राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। किसमें? कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। कश्मीर में इतिहास का वर्णन है। और कश्मीर एक शासक रहता है, बहुत ही प्रसिद्ध रहता है, जिसका नाम है जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैनुल आबदीन को क्या कहा जाता है? कश्मीर का आबदीन को क्या कहा जाता है? कश्मीर का अकबर कहा जाता है। कहा जाता है कश्मीर का अकबर कहा जाता है। ठीक है, कश्मीर का अकबर कहा जाता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और डिटेल्स में जान लीजिए। कश्मीर का अकबर कहा जाता है। और इनके बारे में और भी कहा जाता है कि कलहन का राज तरंगिणी जो है, ये इनके बारे में कहा जाता है, जो जय सिंह थे उन्हीं के समय में इन्होंने अपने राज तरंगिणी को क्या किया था? पूर्ण किया था। किसके समय में? तो देखिएगा, जय सिंह थे, जय सिंह सम्राट थे, और इन्हीं के समय में कलहन का जो राजतरंगिणी हुआ, उसी को उन्होंने क्या था? पूर्ण किया था। ठीक है, पूर्ण किया था। ओके, जय सिंह ने। और एक चीज़ और भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। कहता है कि ये कलहन का जो राजतरंगिणी है किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये आपको संस्कृत भाषा में मिलेगा। ठीक है, संस्कृत भाषा में मिलेगा। और कहा जाता है कि इसमें राजतरंगिणी में 8 तरंग है। और श्लोकों की संख्या अगर देखा जाए तो 7926 हो जाएगा। ठीक है, जो राजतरंगिणी है, कलहन का राजतरंगिणी है, उसमें 8 तरंग होते हैं। और श्लोक का अगर संख्या देखा जाए, श्लोक का, तो देखिएगा ये 7926 इसमें श्लोक का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। ठीक है, और ये जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ आपको संस्कृत में मिलेगा। और कलहन ने अपनी राजतरंगिणी का जो पूर्ण रूप से जो वर्णन किया और लिखा किसके समय में? तो उस समय सम्राट कौन थे? तो जय सिंह थे। ठीक है, उस समय सम्राट कौन थे? जय सिंह थे। ओके, चलिए अगला हम लोग अंतिम सवाल हम लोग करते हैं। अंतिम सवाल क्या कहता है? कहता है कि उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। उदंतपुरी की स्थापना किसने किया था? तो देखिए, गोपाल ने किया था। किसने किया था? तो गोपाल ने किया था। और गोपाल को पाल वंश का क्या कहा जाता है? संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संस्थापक कहा जाता है। अगर बात करें तो गोपाल का पुत्र का नाम क्या था? तो ये हो जाएगा धर्मपाल। क्या हो जाएगा? धर्मपाल हो जाएगा। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का क्या किया था? स्थापना किया था। ठीक है, गोपाल ने। और एक चीज देखिए, देवपाल ने क्या किया था? तो देवपाल ने देखिएगा, इसी उदंतपुरी में एक देखिए बौद्ध एक मिनट, इसमें क्या किया था? तो देखिए, उदंतपुरी शिक्षा का जो केंद्र है, तो उदंतपुरी की स्थापना किया किसने किया? तो गोपाल ने किया। तो गोपाल को पाल वंश का संस्थापक कहा जाता है। और कहा जाता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना धर्मपाल ने किया था, जो गोपाल का पुत्र था। ठीक है, अगर देवपाल का चर्चा हमने किया तो देवपाल की उसी में किसमें? तो उदंतपुरी जो शिक्षा विश्वविद्यालय था, उसी में बौद्ध मठ का निर्माण किया था। क्या किया था? बौद्ध मठ का निर्माण किया था। किसने? तो देवपाल ने किया था। ठीक है, और एक चीज़ और भी देखते हैं, देवपाल को परम सौगात्य के नाम से भी जानते हैं। अगर देवपाल की बात कर दी जाए तो देवपाल की अगर बात कर दी जाए तो देखिएगा, देवपाल को परम सौगात्य के नाम से जानते हैं। परम सौगात्य यानी कि देखिए, सौगात जो है ना, ये उपाधियाँ उन्होंने धारण कर ली थी। ठीक है,
और धर्मपाल की उपाधि आती है, उत्तरापथ स्वामी की उपाधि उन्होंने धारण किया था। किसने? धर्मपाल ने। उत्तरापथ स्वामी का इन्होंने क्या किया था? उपाधि धारण किया था। इस तरीके से हमारा जो सेशन है यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग अच्छा से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, खूब डिस्कशन कीजिए, और हमारा सेशन अच्छा लगता है तो इसको बहुत सारा शेयर करिए, क्योंकि आप शेयर करेंगे तभी हमारा मोटिवेट और भी होगा। और इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कम से कम इस क्वेश्चन को अच्छा से समझिए और बनाइए, क्योंकि सारा का सारा प्रश्न जो है आपको बीपीएससी से पूछा गया है। अगर आप देखिएगा जितने भी 10-15 साल का अगर आप बना रहे होंगे तो आपको ये पूछा हुआ मिलेगा, उसी में इस डिस्कशन है, और आप इसको अच्छा से पढ़िए, ठीक है। और एकदम जो रिवाइज जो होता है वो चलते रहना चाहिए कि सितंबर में एग्ज़ाम है। थैंक यू वेरी मच।